हाय डियर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैब। दिस इज कैब ऑन द गो सीरीज ऑफ एबीएम और आज हम करने वाले हैं सिमुलेशन मेथडोलॉजी। सिमुलेशन जो मेन कॉन्सेप्ट है और उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, बट आज हम कुछ मेथडोलॉजी की बात करेंगे जिसमें से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर कोई सीरीज ये पहली बार देख रहा है तो मैं बता दूं कि इसमें 50 टॉपिक्स हम ऐसे लेके आने वाले हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपके जो कैब एग्ज़ाम है उसमें 50 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने के लिए। तो 50 टॉपिक्स एंड 50 मार्क्स इज व्हाट वी आर टारगेटिंग विद द सीरीज। सो बिफोर मूविंग अहेड आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैब एग्ज़ाम तो आप या सो आप यहाँ पर edutap.in पर आकर, लेट मी जस्ट शो यू, तो edutap.in पर आकर एग्जाम्स में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे एंड कैब में फ्री मटेरियल सर्च करोगे तो आप यहाँ पर फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल्स डालकर फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन मेथडोलॉजी। सो सिमुलेशन क्या होता है? देखो, जब हमें पता है कि हम एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं कर सकते, वो बहुत एक्सपेंसिव होगी, वो प्रिडिक्ट करने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे और स्टेक बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम बस ट्रायल के लिए नहीं करके देख सकते। तो ऐसे में हम बिल्कुल रियल टाइम सिचुएशंस को रेप्लिकेट करते हैं, क्रिएट करते हैं और उन्हें कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, दैट इज लर्निंग हाउ टू फ्लाई अ प्लेन। सो पायलट्स आर ट्रेन्ड ऑन अ सिमुलेटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ताकि उनको पता हो कि कौन से पॉइंट्स कहाँ पर हैं, कौन से बटन्स कहाँ पर हैं, कौन से कंट्रोल्स कहाँ पे हैं, और वो बहुत बढ़िया तरीके से उस एक्चुअल, जब व्हेन दे आर ऑन एयर, उस एक्चुअल फीलिंग को वो सिमुलेट कर सके। ठीक है, तो सिमिलरली फाइनेंस में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि कभी कभी इतने करोड़ों के डिसीजन होते हैं जहां पर इतना सब कुछ एट स्टेक होता है, आप वेट नहीं कर सकते कि अच्छा एक महीने में करके देख लेता हूँ एक पर्टिकुलर तरीके से काम, या करके देख लेती हूँ एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी कॉस्टिंग प्लान, और अगर ये काम करा तो ठीक है, अगर नहीं किया तो मैं नेक्स्ट टाइम किसी और मेथड पे चली जाऊंगी। नाउ दिस कैन बी वेरी डेंजरस क्योंकि हो सकता है इसमें लाखों करोड़ों इन्वॉल्व हो, है ना, और एक बार आपने गलत रास्ता ले लिया तो उसका जो स्टेक है वो बहुत हाई हो। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप पुराना डेटा उठाओगे, उसके बेसिस पर नया डेटा सिमुलेट करोगे, रियल टाइम सिचुएशंस बनाओगे और कैलकुलेट करके देखोगे। आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये मेथड चूज किया तो आने वाले एक महीना मेरा ऐसे जाने वाला है। ठीक है, सो दैट इज सिमुलेशन। सो सिमुलेशन मेथडोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि सिमुलेशन स्टडी किस तरह से अब डिज़ाइन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है और इवैल्यूएट करनी है स्टेप बाय स्टेप। अब ये तो हमें पता चल गया कि होता क्या है, क्या करना होता है, लेकिन कैसे करना होता है वो इस बारे में हम बात करेंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होती है, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है जिसमें स्टेप वाइज हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, उसमें से कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आज मैं सोच रही हूँ दो लेकिन वो चार भी हो सकती है, वो चेंज होती रहेगी वैल्यू। कौन सी ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं जिनके ऊपर मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ कि पिछले 10 दिन में 10 यूनिट्स ही आ रहे हैं तो आगे भी 10 यूनिट्स आएगा। एक मॉडल बनाना है सिमुलेशन का, एक्सपेरिमेंट्स रन करने हैं उस पर, एक एक्सपेरिमेंट नहीं मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स रन करने हैं और इवेल्युएट करना है रिजल्ट को, और जो बेस्ट है उसे चूज करना है और एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल बिजनेस में वो वाली चीज आपने एग्जीक्यूट करनी है। तो ये माइंडसेट है सिमुलेशन के पीछे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, है ना। ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल क्या हो सकता है? प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करना है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है लेकिन मुझे फोरकास्ट करनी है सेल, और ये जो प्रोडक्ट है अगर इसको मैंने आज से बेचना शुरू किया अगले एक महीने में तो मेरे 4 करोड़ रुपए जो है वो दाव पे लग जाएंगे। तो मुझे देखना है कि अगर मैं इसको इस तरीके से एडवर्टाइज करूं, इस तरीके से मैं इसे बेचूं या इन्वेंट्री इसकी बनाकर रखूं, तो मेरी सेल्स अगले महीने की कितनी होगी। अब अगर मैं सीधा आंख बंद करके जो मेरे मन में आया वो करती रही, चीज अच्छी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो 4 करोड़ का लॉस हो जाएगा। कैन आई अफोर्ड दैट? नो, आई कैन नॉट। सो व्हाट विल आई डू? आई विल सिमुलेट दिस मॉडल। ठीक है, अब दो ही चीजें हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव में, या तो आपको अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है या फिर मैक्सिमाइज करनी है। बिजनेस सेंस में बात कर रही हूँ। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? कंट्रोलेबल वेरिएबल्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डरिंग रूल कि कौन सी चीज, अगर आज मैं कोई चीज बेच रही हूँ, मैं कहीं से ऑर्डर भी तो कर रही हूँ ना। अगर आज मैं, पिछले एग्जाम्पल में जो हमने किया, अगर हम दूध का बिजनेस कर रहे हैं, अगर मैं
35 लीटर दूध आज बेच रही हूँ तो कहीं से मैं ऑर्डर भी तो कर रही होंगी ना, चाहे चलो लेट्स से मेरी खुद की जो है डेयरी फार्म्स हैं, लेकिन पैकेजिंग का सामान कुछ तो इनपुट कॉस्ट होगी ना। तो ऑर्डरिंग रूल क्या है, अंडर डिसीजन मेकर्स कंट्रोल है ना, तो ये सब चीज़ें कंट्रोलेबल चीज़ें हैं जो कि मैं डिसाइड कर सकती हूँ, लेकिन कुछ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स भी होते हैं, डेली की डिमांड जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। हो सकता है किसी दिन बारिश आ जाए, कोई डिमांड ही ना हो, है ना। रैंडम इन नेचर, ये बहुत रैंडम होती है, तो इनके लिए भी मुझे जो है क्या बोलते हैं, स्कोप छोड़ना पड़ता है अपना सिमुलेशन मॉडल प्रिपेयर करते हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है बिगिनिंग ऑफ सिमुलेशन स्टडी, डिफाइन द प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले देखना है कि आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं अपने जो मिल्क की प्रोडक्शन है, जो प्रॉफिट है, उसे मैक्सिमाइज करना चाह रही हूँ, तो दैट इज माई ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। वेरिएबल्स क्या है इसमें, कंट्रोलेबल ये है कि मैं Q1 मतलब मुझे एवरेज वाले मेथड से अपने क्या कहते हैं कॉस्टिंग मेंटेन करनी है, या मुझे प्रीवियस डे वाले मेथड से अपनी कॉस्टिंग मेंटेन करनी है। यानी कि अगर मैं ऑर्डर कर रही हूँ कोई चीज़, ऑर्डर क्वांटिटी अगर मुझे अपनी फाइंड आउट करनी है, तो एक तो है कि यार मैं पिछले 10 दिन के एवरेज उठाऊं कि लगभग इतना बिका है, तो इसका मैंने एवरेज निकाल लिया, ऑर्डर क्वांटिटी 35 आई, मैं 35 पैकेट दूध के ऑर्डर कर रही हूँ, उसको बेच रही हूँ मैं 40 रुपए में, ठीक है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट मैं कमा रही हूँ, तो 35 लीटर में एवरेज जो है वो ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं एक अलग तरीका ऑर्डर क्वांटिटी का अपनाऊं कि भाई जो पिछले दिन, आज अगर मुझे 35 लीटर की डिमांड है, तो कल मैं जो पिछली डिमांड थी उसके बेसिस पर अपना आज का ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। कल अगर डिमांड थी 32, तो आज मैं कितना ऑर्डर क्वांटिटी कर रही हूँ, 32 लीटर्स, ठीक है। तो एवरेज में मैं 35 लेके चल रही हूँ, लेकिन दूसरे वाले में प्रीवियस डे वाले में मैं एक दिन पहले की डिमांड को अपना ऑर्डर क्वांटिटी बता रही हूँ। तो ये तो कंट्रोलेबल है, ये तो कंट्रोलेबल मेजर्स हो गए। अनकंट्रोलेबल मेजर्स क्या है, डिमांड कितनी होगी, मुझे क्या पता, ये मैं जो भी डिमांड यहाँ होगी उसको मैं अगले दिन का क्वांटिटी बना लूंगी, ये मुझे पता है, लेकिन ये डिमांड क्या होगी ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। परफॉर्मेंस मेजर, आप चाह क्या रहे हो निकालना, प्रॉफिट निकालना चाह रही हूँ, कॉस्ट देखना चाह रही हूँ, देखना चाह रही हूँ कि कितनी इन्वेंट्री मुझे पूरे महीने मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिमुलेशन मॉडल बनाना है, तो वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, डिसीजन रूल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम इंक्रीमेंट, इन सबको ध्यान में रख के मॉडल डिजाइन जो है वो होता है। वैल्यूज एक स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस क्या है, आज की कंडीशन क्या है, कितने लेंथ के लिए, मतलब मैं अगर पिछले 10 दिन का डेटा ले रही हूँ, मैं अपने पिछले 10 दिन की इन्वेंट्री, ऑर्डर क्वांटिटीज और सेलिंग डेटा, ये हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल कर रही हूँ, किस लिए, अपने आने वाले महीने के प्रॉफिट को फोरकास्ट करने के लिए या सिमुलेट करने के लिए, ठीक है। तो रन लेंथ कितनी होगी, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ साइकिल्स, दैट इज 30 डेज, 30 मंथ्स लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पर 30 डेज। जनरेट रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, पिछला एग्जाम्पल अगर हमने किया था तो हमें पता है कि रैंडम नंबर्स का मतलब होता है, आज अगर डिमांड इतनी हो रही है, लेट्स से आज मुझे 32 लीटर्स की डिमांड आ रही है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरे हाथ में है, नहीं है, कल जो आएगी, ठीक है, लेट्स से पिछले 10 दिन में जो डिमांड है वो तो चलो मुझे पता है कि क्या क्या आई थी, लेकिन आने वाले 30 दिन में क्या डिमांड होगी मुझे पता थोड़ी ना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक रैंडम नंबर खुद को दे लेती हूँ, 2 4 6 8 1 2 3। वो रैंडम नंबर कैसे कैलकुलेट किया था, रैंडम इंटरवल का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो आप पिछले लेक्चर से देख सकते हो, लेकिन ये नंबर्स इसलिए हम डिनोट करते हैं क्योंकि जितनी रैंडमनेस इस बात में थी कि पिछले 10 दिन की डिमांड क्या है, उतनी ही रैंडमनेस इस बात में भी हो कि अगले आने वाले 30 दिन की डिमांड क्या रहने वाली है। तो इसलिए रैंडम नंबर्स के जरिए से वो हम करते हैं, ताकि सेम बिहेवियर सिमुलेट हो सके, सेम रैंडमनेस, सेम कहते हैं ना चैलेंजेस जो है हम आने वाली सिचुएशन के लिए सिमुलेट कर सके, सो दैट व्हेन दे अराइव वी कैन कैलकुलेटेड बेटर। हमने पहले ही उन चीज़ों का स्कोप जो है वो रेडी रख रखा है। इवैल्यूएट रिजल्ट्स, जो आउटपुट आया है उसको एनालाइज करना है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स की इस्तेमाल करना है, मीन मीडियन मोड कहीं पे निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। अलग अलग मेथड्स के अल्टरनेटिव्स को हम कंपेयर करते हैं, कभी भी सिमुलेशन एक ही मेथड को देखने के लिए नहीं बनता, सिमुलेशन मॉडल बनता है ताकि आप 75 तरीके से डेटा को चेंज कर करके अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो निकाल सको, और फिर एक्चुअल अपने जो एक्शंस हैं वो उस आउटकम के बेसिस पर ले सको। सो कंपेयर प्रॉफिट अंडर Q1 एंड Q2, तो जब हमने Q1 एंड Q2 के प्रॉफिट्स को कंपेयर किया था, जब हम एवरेज लेकर चल रहे थे और जब हम पिछले डे का, पास्ट डे का लेकर चल रहे थे क्वांटिटी, ठीक है, ये दो अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस थे,
है ना, इनको हमने कंपेयर किया और हमें पता चला था पिछले एग्जाम्पल में कि एवरेज वाला तरीका बेटर है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकलेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डन हो गया, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। प्रपोज न्यू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डिसीजन रूल्स को चेंज कर करके नए मॉडल्स बनाओ, बार बार टेस्टिंग करो, और एंड ऑफ सिमुलेशन स्टडी सिर्फ तब करो जब आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल गए हैं, बिकॉज यू हैव द पावर बार बार हर सिचुएशन को बदल बदल के देख के आपको रीलिव करने की पावर मिलती है। और यहाँ पर आप जब मल्टीपल स्टडीज कंडक्ट करते हो अपने किसी बिजनेस डिसीजन के बारे में, तो आप मार्केट जो फ्लक्चुएटिंग है, डिमांड जो फ्लक्चुएटिंग है ना, उन सब चीज़ों को लेकर इतना वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि लॉस होने का चांस बहुत बहुत मिनिमाइज हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग खत्म हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो हाई स्टेक सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिमुलेशन मॉडल क्या है? रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड बिहेवियर के हिसाब से चलती हैं। जितनी रैंडमनेस रियल वर्ल्ड में है, आज मैं बैठकर नहीं बोल सकती कि आपको कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर मैं रोज आपके साथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाती रहूं और उसमें से कभी मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ, कभी मैं बहुत इजी क्वेश्चंस दे रही हूँ, हर तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में ही कर लूँ, तब मैं 10 मॉक टेस्ट के बाद काफ़ी अच्छा प्रिडिक्ट कर पाऊंगी कि भाई इट इज़ सेफ टू एज्यूम कि इतनी तैयारी के साथ आप में से 90% बच्चे जो 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो रहे हैं। ठीक है, सो यूजेस अरिथमेटिक, लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। टाइम इंक्रीमेंट स्पेसिफिकेशन, फिक्स टाइम इंक्रीमेंट, जो टाइम एडवांस करेगा वो फिक्स्ड इंटरवल्स पे करेगा, डेली, मंथली, है ना। वेरिएबल टाइम इंक्रीमेंट मतलब टाइम एडवांसेस ओनली व्हेन इवेंट अकर्स, मतलब अगर पिछले दिन कोई सेल हुई है तो आज, या पिछले दिन कोई डिमांड जनरेट हुई है तो आज मैं उसे ऑर्डर क्वांटिटी बनाऊंगी। अगर कल के दिन कोई डिमांड ही जनरेट नहीं हुई तो मेरी आज की ऑर्डर क्वांटिटी भी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो कोई इवेंट के अकर होना जरूरी है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल टाइम इंक्रीमेंट। टू रिमेंबर, फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर इवेंट्स फिक्स्ड होते हैं, इनफ्रीक्वेंट एंड सडन इवेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम्स, ये क्या है? ये वेरिएबल टाइम इंक्रीमेंट है। इसका कोई टाइम इंक्रीमेंट नहीं कि हर महीने इन्वेंट्री रीऑर्डर होगी। हो सकता है एक हफ्ते के बाद हो जब ज़्यादा डिमांड हो जाए, और जब डिमांड बिल्कुल ही नहीं है तो हो सकता है 4 महीने बाद हो रही है। सो डायनेमिक सिस्टम्स को ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है क्योंकि हम बहुत सारे चेंजेस को पहले ही इवैल्यूएट कर लेते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, कोई रिजिड रूल नहीं है। ठीक है, सिमुलेशन एक तरीके से गाइडलाइन का काम करता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आप खुद ही रूल्स बनाते हो अलग अलग सिचुएशंस के लिए और खुद ही उनको फॉलो करके देखते हो, खुद से कोई रिजिडिटी नहीं है यहाँ पर। रन लेंथ डिसीजन, ठीक है, 3 अप्रोचेस यहाँ पर हो सकती हैं किसी भी सिमुलेशन मॉडल को रन करने के लिए। एक है फिक्स्ड पीरियड, जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जांपल में बताया कि मैं अपने हर महीने के लिए ये मॉडल सिमुलेट कर रही हूँ, हर आने वाले महीने के लिए। लार्ज सैंपल साइज के बेसिस पर भी हो सकता है। तब तक सिमुलेशन रन करते रहो मॉडल्स जब तक अलग अलग सैंपल्स के रिजल्ट्स सेम ना आने लग जाए। मतलब मेरे पास 10,000 डब्बे हैं, कार्टन्स हैं, उनमें चिप्स के पैकेट पड़े हैं, 10-10 चिप्स के पैकेट पड़े हैं। लेट्स से मुझे देखना है कि किसकी एक्सपायरी डेट कितनी है ना। तो अब ऐसे में हर एक सैंपल का एवरेज डेट जब तक सेम ना आ जाए तब तक मैं अलग अलग सिमुलेशन मॉडल्स जो हैं वो रन करती रहूँ। इक्विलिब्रियम मेथड, तब तक सिमुलेशंस रन करती रहूँ जब तक सिमुलेटेड डेटा हिस्टोरिकल डेटा से मैच ना हो जाए। अगर मेरे पिछले 10 दिन का जो एवरेज था प्रॉफिट वो 50 रुपये था, तो तब तक मैं सिमुलेशन मॉडल्स रन करती रहूँ कि जब तक मेरे आने वाले 10 दिन का या 30 दिन का अगर मैं बोलूँ तो वो 50 × 3 नहीं हो जाता। समझ रहे हो? 10 दिन का अगर 50 है तो 30 दिन का 3 से इंटू हो जाएगा, 50 × 3 हो जाएगा। सो कहने की बात ये है कि जो एवरेज आपका पहले निकल के आ रहा था वही आपका फ्यूचर में भी जब तक निकल के नहीं आ रहा आप मॉडल्स रन करे जा रहे हो। जैसे ही वो इक्वल आ गया, इक्विलिब्रियम हिट हो गया जो पहले था और बाद में था, आपको पता चल जाएगा कि यार ये आपने क्या कहते हैं, सही सिमुलेशन मॉडल बना लिया है। अगर आप इस मेथड के हिसाब से चलो तो आपके प्रॉफिट जो है वो इक्वल जनरेट हो सकते हैं जो अब आज तक होते आए हैं। ठीक है जी। सो एडवांटेजेस क्या है सिमुलेशन के? ऑनगोइंग ऑपरेशंस को डिसरप्ट नहीं करता, कॉस्टली नहीं होते, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, रिपीट किए जा सकते हैं, कंट्रोल करा जा सकता है वेरिएबल्स को। मैथमेटिकल मॉडल जहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स है, रियल लाइफ बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है और एनालिटिकल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उन सब जगहों पर ये काम आता है। डिसएडवांटेज क्या है? कभी कभी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कंप्यूटर एक्सपर्टीज चाहिए होती है रैंडम नंबर्स पिक करने के लिए, है ना, कैलकुलेशंस लंबी लंबी करने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अजम्पशंस, आप क्या अजम्पशन लेकर मॉडल प्रिपेयर कर रहे हो, वो अजम्पशन रियल टाइम में मैच करती है कि नहीं,
बहुत डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा उस चीज़ पर। नो फिक्स्ड रूल्स डिपेंड्स ऑन जजमेंट, तो पर्सनल जजमेंट एंड आप जो एजम्पशन ले रहे हो, तो जो इंसान ये मॉडल क्रिएट कर रहा है उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिलायबल हैं या नहीं। ठीक है जी, तो ये एक तरीके से आर्ट है और प्योर साइंस नहीं है। इसीलिए आज की जो क्लास थी ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल थी, क्योंकि इसमें कोई एक तरीका नहीं है। ये बस एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि मेरे दिमाग में अलग चीज़ें आ सकती हैं, आपके दिमाग में अलग आ सकती हैं। हमारे बिजनेस के लिए कौन सी सही है ये हमें इंडिविजुअली डिसाइड करना है। So that is all for the session. This is the summary. Now let's practice the questions. Which of the following statement correctly describes the simulation method used for decision making? Ye begins with defining the problem, objectives and relevant variables. In simulation, controllable variables are random in nature. Uncontrollable are fixed. नहीं, उल्टा बोल दिया है. Construction of a simulation model involves specifying probability. बिल्कुल सही बात है. And it helps comparing alternative courses of action. Yes, so B would be the correct answer. With reference to time increment procedure, consider the following. Fixed time increment में time regular intervals में advance होता है. Variable में clock advances only when next event occurs. बिल्कुल सही बात है. Fixed time increment simulation is preferred when events occur infrequently and irregularly. ये गलत है. Variable increment simulation is useful when events occur suddenly in jumps. Yes. ये बिल्कुल सही बात है. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट फ्लो ऑफ सिमुलेशन स्टडी? मॉडल बनाना, डिफाइन करना, इवेल्युएट करना, रन करना, स्टॉप करना. डिफाइन करना, सबसे पहले डिफाइन करते हो, फिर मॉडल बनाते हो, फिर उसको रन करते हो, फिर इवेल्युएट करते हो, फिर इंप्रूव करते हो और फिर स्टॉप करते हो और मल्टीपल रनिंग्स करते रहते हो टिल द टाइम यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो यहाँ पर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ दैट वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट सो वेल, तो मैं आपको बता दूं कि edutap.in पे जाकर आप कैब के कोर्सेज में अगर क्लिक करोगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस पेज. यहाँ पर आप मास्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हो जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे. 10 से 15 मिनट की रिकॉर्डेड सेशन है, अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो. टेस्ट सीरीज है जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो. मास्टर कोर्स में कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट नोट्स ले सकते हो रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए सब कुछ. ब्रोशर डाउनलोड करके डिटेल्स सारी पता चल जाएंगी आपको. साथ ही अगर आपको कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स लेना है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है. सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.